हेलो एवरीवन। तो क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने पहले आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए थे, ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री शीट्स के भी आपके कुछ डाउट्स हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं अभी, ठीक है। पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ मैं, कुछ लोगों का डाउट्स था इस वाले पार्ट में। तो पहले भी आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना, पहले आपको ये क्वेश्चन मिला था, एक बार याद होगा कि हमें यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि इफ c इज लेस देन 0, ठीक है, और इस इक्वेशन का कोई रूट्स नहीं है, कोई रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपको समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और अगर आप इस दोनों कंडीशन को यूज करके ग्राफ प्लॉट करने का ट्राई करो तो सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। ग्राफ आपका कंप्लीटली डाउनवर्ड होगा, है कि नहीं। तो यहां पे देखो, इस कंडीशन के लिए आप ये निकाल सकते हो, इसका मतलब इस दोनों कंडीशन से सिर्फ आपका यही ग्राफ पॉसिबल है। और इस ग्राफ के लिए हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू x की किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा, x की -1 के लिए पता होगा, है ना। तो x की वैल्यू -1 पे भी हमें वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव भी मिलेगी। ये कौन सी वैल्यू है, 3 के लिए, तो 3 पे भी हमें वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव ही मिलेगी, है ना। तो ये एक्चुअली में क्या है हमारे पास, अगर मैं इस इक्वेशन को मैं fx बोल देता हूं, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, f ऑफ -1 लेस देन 0 और ये f ऑफ 3 लेस देन 0, ठीक है। और ये लेस देन 0 होगा, कैसे समझ में आया हमें, इस ग्राफ से समझ में आया, क्लियर है ना। तो ये चीज पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था एक कि fx इक्वल टू इस प्रोडक्ट के फॉर्मेट में दिया हुआ था और हमें ये चीज प्रूफ करना था, है ना। तो देखो इस वाले में क्या करना है, इसको आप मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना सकते हो कि नहीं, क्योंकि दो टर्म का वेरिएबल है ना, दोनों में वेरिएबल है, लीनियर प्रोडक्ट है, तो लीनियर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक मिलेगा। और ये क्या लिखा हुआ है, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी आपके पास क्या होगा, ये एक्चुअली में आपको क्या दिया हुआ है, मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है। तो यहां से जो आप fx को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करोगे तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, f मिनिमम कैलकुलेट करना है। और f मिनिमम कितना होता है, -d/4a, याद होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कर्व आपका इस टाइप का ही होगा, तो सिर्फ आपको मिनिमम वैल्यू ही मिल सकती है ना। और ये जो आपका लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, -d/4a की वैल्यू ही लिखी हुई है। समझ में आ रहा है, कर पाओगे, ठीक है। तो जिन लोगों का डाउट था देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, हमें पूछ रहा है कि फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, है ना। ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, कर्व कैसा होगा, ऑल x के लिए कर्व कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, यानी हमारा कर्व x एक्सिस से ऊपर होगा, और x एक्सिस से ऊपर होगा तो हम d के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, d हमारा लेस देन 0 होना चाहिए, है कि नहीं। और साथ ही साथ हमें यहां से, क्योंकि सिर्फ एक ही टाइप का कर्व पॉसिबल है, तो यहां से आप ये कंडीशन भी लगा सकते हो कि इसका जो x² का जो कोफिशिएंट है वो भी क्या हो सकता है, वो भी आपका पॉजिटिव होना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये अगर नेगेटिव हो जाएगा तो आपका कर्व ऐसा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए आप ये कंडीशन लो, तो दोनों कंडीशन को सॉल्व करो और k की सबसे पहली इंटीग्रल वैल्यू देखो कौन सी है, वहां से आप ये चीज वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे, k की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बस आप सॉल्व करने का ट्राई करना, सॉल्व हो जाएगा। इस वाले में दिया हुआ है कि बोल रहा है दोनों इक्वेशन का एक रूट क्या है, अ कॉमन रूट, और सेकेंड इक्वेशन हैज ए इक्वल रूट। तो सेकेंड इक्वेशन का अगर इक्वल रूट है तो इसका हम d क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा, 0, तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे तो p और q में एक रिलेशन मिलेगा। दूसरा कंडीशन हम कहां से निकालेंगे, सिंगल रूट वाला, है ना, क्योंकि दोनों का एक रूट कॉमन है। तो लास्ट क्लास में आपको जब एक रूट कॉमन होता तो एक रिलेशन आपको बताया था, याद होगा, उस रिलेशन को यूज करोगे तो आपको पास दूसरा कंडीशन यूज आएगा, ठीक है। दोनों को यूज करके आप ये चीजें इजीली प्रूव कर सकते हो, जो प्रूव करने वाला है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट अब अगर आप ध्यान देते जाओगे तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्लियर है। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि ABC हमारा रियल नंबर है, ठीक है, और बोल रहा है कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का हैव अ कॉमन रूट, यानी एक रूट क्या है इसका, कॉमन है, ठीक है।
एक रूट कॉमन है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो यहाँ पे एक चीज आप ये ट्राई कर सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे एबीसी के टर्म में दिया हुआ है तो यहाँ तो हम रूट्स नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर्स के टर्म में दिया हुआ है तो इसके रूट्स के बारे में तो हम सोच सकते हैं ना, है ना। तो इसका रूट अगर आप देखोगे तो इसका रूट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू अगर निकालोगे तो -2 प्लस माइनस, देखो d इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो पहले, ठीक है। तो इसका d देखोगे कितना रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है कि नहीं। इसका d क्या है, लेस देन 0 है। d लेस देन 0 इसका मतलब इसका रूट्स कैसा रूट्स होगा, रूट्स इसका कॉम्प्लेक्स रूट होगा, समझ में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स रूट होगा। और ये बोल रहा है कि इस दोनों इक्वेशन का रूट्स क्या है, एक रूट कॉमन है ना। एक रूट कॉमन कब पॉसिबल है, आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर इसका रूट अल्फा बीटा तो अगर मैं एक को a प्लस आई बी बोलता हूं तो दूसरा रूट इसका बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी। और अगर मैं एक रूट को मान लेता हूं कि इसका भी रूट a माइनस a प्लस आई बी है तो क्या किसी इक्वेशन का रूट क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब अगर इसका एक रूट a प्लस आई बी है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट a माइनस आई बी। यानी एक्चुअली में दोनों का रूट, दोनों रूट क्या होगा, कॉमन होगा। क्लियर है। तो ये चीज आपको ये d कैलकुलेट करने के बाद आप निकाल पाओगे, है ना। तो यहां पे क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट है तो कॉम्प्लेक्स रूट का दूसरे इक्वेशन का एक रूट कॉमन नहीं हो सकता है ना। यानी ये क्वेश्चन किस चीज का है, दोनों का रूट क्या है, दोनों रूट इसका सेम है ना। और दोनों रूट सेम है तो हम क्या कंडीशन लगाते हैं, कोफिशिएंट का रेशियो। तो देखो a/1 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/9 और देखो वही तीनों रेशियो यहां पे लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या, ये सेम रेशियो यहां पे लिखा हुआ है। इसका मतलब यही हुआ कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसमें दोनों रूट एक्चुअली में कॉमन है, ठीक है। तो दोनों रूट को हमने यूज करके सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं पता हमें, इसका बोला कि इसमें एक अल्फा है, अल्फा के बारे में बोल रहा है कि हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए दोनों रूट इसका क्या हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो। तो हम क्या कंडीशन यूज कर पाएंगे, d ग्रेटर देन 0, है ना। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है बोथ रूट्स आर इक्वल तो d इक्वल टू 0। और थर्ड में बोल रहा है बोथ रूट्स आर इमेजिनरी तो d के बारे में क्या बोल सकते हैं, लेस देन 0, ठीक है। तो इसमें से यहां से आपके पास दो में इंटरवल आएगा और यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक जो है वो कंप्लीटली ज्योमेट्री बेस्ड है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के पहली चीज तो आपके माइंड में ग्राफ प्लॉट होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा हो सकता है ना। क्वेश्चन पढ़ के अगर आपके माइंड में ग्राफ बन रहा है इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि ग्राफ से सोचना थोड़ा सा इजी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये चीज को आप ध्यान रखना। कौन सा वाला पार्ट सौमिक कौन सा वाला पार्ट, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ोगे और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप उसको रियलाइज करने का ट्राई करो कि इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम ग्राफ क्या प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट आप ग्राफ के टर्म में सोचने का ट्राई करो। एक बार आप ग्राफ सोच पाओगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कितने भी ग्राफ बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन कम से कम आप दोनों पार्ट को एटलीस्ट ग्राफ में आप उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन को अगर आप ग्राफ में समझ सकते हो कि ग्राफ में ये चीजें हो रही है तो आपका बहुत सारा कंडीशन और 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। यहां पे देखो इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि इस दोनों का एक रूट कॉमन है, ठीक है। और मैंने इसका जब d कैलकुलेट किया तो d इसका क्या आ गया, नेगेटिव, d नेगेटिव आ गया। इसका मतलब इसका रूट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट। यानी अगर इसका एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो इसका भी दोनों में से एक रूट सेम होना चाहिए, क्योंकि एक रूट कॉमन की बात कर रहा है तो इसका भी एक रूट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन क्या इसका एक रूट कॉम्प्लेक्स हो सकता है कभी? लास्ट क्लास में आपको बताया था डिफरेंट टाइप के इक्वेशन में कि रूट्स कैसे पॉसिबल है ना। तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा किस में आता है, पेयर में आता है। तो यानी ये जो बोल रहा है कि इसका एक रूट कॉमन है, एक्चुअली में इसका एक रूट कॉमन नहीं होगा, दोनों रूट कॉमन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रूट ही एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स रूट है। क्लियर है ना। तो यहां पे क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट है इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि इसका एक रूट ही कॉमन हो पाएगा, है ना। तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में आता है। तो इसका अगर एक रूट मान लो, अगर अल्फा प्लस आई बीटा, लास्ट क्लास में आपको बताया था
कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, a प्लस आई बी अगर आपके पास रूट है तो दूसरा रूट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, ठीक है, p प्लस आई क्यूब अगर एक रूट है तो दूसरा रूट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, p माइनस आई क्यूब। और अगर ये बोल रहा है कि इसका एक रूट कॉमन है, मान लिया कि इसका ये रूट और इसका ये रूट सेम है, इसका एक रूट p प्लस आई क्यूब है, तो क्या p प्लस आई क्यूब किसी का एक रूट पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। ये अगर पॉसिबल होगा तो इसका कॉन्जुगेट पार्ट भी इसका रूट होगा, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किस में आता है, पेयर में आता है और कॉन्जुगेट में आता है। इसलिए देखो इसका अगर एक रूट p प्लस आई क्यू है ना, तो एक रूट अगर कॉमन है तो यहाँ पे एक्चुअली में दोनों रूट कॉमन हो जाएगा। क्यों कॉमन हो रहा है, क्योंकि रूट ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर रूट कॉम्प्लेक्स नहीं होता, रियल रूट होता तो एक रूट पॉसिबल हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट है इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ p प्लस आई क्यूब इसका एक सॉल्यूशन होगा, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा किस में आता है, पेयर में आता है। तो अगर p प्लस आई क्यूब इसका रूट है तो p माइनस आई क्यूब भी इसका रूट होगा, और p माइनस आई क्यूब इसका ऑलरेडी रूट है। इसका मतलब देखो दोनों रूट इसका क्या हो गया, सेम हो गया। और दोनों रूट सेम है तो दोनों रूट सेम का कंडीशन आपको क्लास में लिखवाया था, देखना कॉपी में, कॉमन रूट्स वाले पार्ट में जब हम लोग कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, है ना, तो वहां पे मैंने आपको कॉमन रूट्स का कंडीशन लिखवाया था। और कॉमन रूट्स का कंडीशन क्या होता है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का रेशियो, एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली में ये लिखने का मतलब क्या होता है, ये नोटेशन है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, a/1 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/9, ठीक है। तो इस रेशियो को वो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करता है। 10th में आपने ये चीज पढ़ा होगा, है ना, रेशियो को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अगर है ना, अगर 3 रेशियो है, 2 रेशियो भी अगर होता है, जैसे a/1 इक्वल टू b/1 है ना, b/2 है, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a/b इक्वल टू 1:2 भी लिख सकते हो, है ना। तो रेशियो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को आप रेशियो के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ गया, सौमिक समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक रूट कॉमन है तो दूसरा रूट भी सेम होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट ही एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स है और किसी भी एक इक्वेशन का एक कॉम्प्लेक्स रूट नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा 2 कॉम्प्लेक्स रूट होगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक वाले पार्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि क्वेश्चन को आपको समझना है ना, और एटलीस्ट आप ट्राई करो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम ग्राफ के टर्म्स में सोच सकें, ठीक है। अगर आपका ग्राफ वाला पार्ट स्ट्रांग हो जाता है तो ये चीज बहुत सारे चैप्टर में आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीटली ज्योमेट्री बेस्ड है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री बेस्ड है ना, क्वाड्रेटिक आपका ग्राफ बेस्ड है ना, ये सब ग्राफ ज्योमेट्री सब एक ही चीज है। कोऑर्डिनेट आपका कंप्लीटली ज्योमेट्री बेस्ड है, ठीक है। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूं कि आपको कि हर एक चीज को आप अगर विजुअलाइज करके देख पाओ कि ग्राफ के टर्म्स में वो कैसे वर्क कर रहा है, तो आपका क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूं आपको कि हर चीज को आप ग्राफ के टर्म्स में समझने का ट्राई करो, ठीक है। 10th तक में आप सब कुछ मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब ये चीज आपको समझना है कि हमें किसी तरीके से ग्राफ के टर्म में विजुअलाइज करना है, कि अगर ग्राफ आप समझ पाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक ना। क्वेश्चन को आप पढ़ो और उसको ट्राई करो कि क्या मैं इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ समझ सकता हूं या नहीं समझ सकता हूं, है ना। तो अगर आप ये समझ पाओगे तो क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ऐसे प्रोसीड करना होता है और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। बाकी सारा और भी आपको क्वाड्रेटिक में क्वेश्चंस दिए गए थे, ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी आप ट्राई करो, ठीक है, और देखते रहो कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक में, ठीक है। क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए नहीं बनता है क्योंकि हम लोग उस चीज को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उस चीज को हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि ये ग्राफ में कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। आप ग्राफ में विजुअलाइज कर पाओगे, आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 10% बस कैलकुलेशन वाला पार्ट बच जाता है जो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार आपको ये समझ में आ जाए कि मुझे करना क्या है, तभी तो आप क्वेश्चन करोगे, है ना। तो इसलिए आप ट्राई करो कि अब यहां से आगे आप जितना कुछ पढ़ोगे, एक्चुअली में ये चीजें हम लोगों ने ग्राफ से ही करना स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो जब हम लोग फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे भी मैंने आपको ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई थी और उसको विजुअलाइज करने का तरीका बताया था कि कैसे हमें, है ना। इसलिए आपको बहुत सारे ग्राफ मैंने पहले बता दिया है कि इसका ग्राफ इस तरीके से होता है, इस ग्राफ ऐसा होता है ना। और ये सब ग्राफ आपका बार बार रिपीट होगा,
तो सेम टाइप का क्वेश्चन आपके पास फिर से आता जाएगा। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन करोगे उतना आपका पार्ट उतना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्री शीट पे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री शीट में आपके पास क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री शीट में देखो बाकी लोग क्वेश्चन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सॉल्व हो रहा है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 में देखो साइन बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस साइन, ये हमें दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत हो गया, सॉल्व नहीं हो रहा है। किसका क्वेश्चन है, सुप्रजीत, सॉल्व नहीं हो रहा है। साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, हमें दो एंगल तो अलग अलग दिख रहा है ना, तो जब दो एंगल अलग अलग दिख रहा है तो हम साइन सी और साइन डी क्यों नहीं यूज कर पा रहे हो, साइन सी और साइन डी सोच क्यों नहीं पा रहे हो कि साइन सी और साइन डी हम यहां पे लगा सकते हैं। सुप्रजीत सोच पा रहे हो कि नहीं, है ना। तो आपको देखना है कि अगर आपको अलग अलग एंगल दिख रहा हो तो आप क्या ट्राई करो कि हम उसमें साइन सी और साइन डी यूज कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको जो आंसर दिया हुआ है, आंसर के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो आपको प्रोडक्ट के फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, और प्रोडक्ट के फॉर्मेट में आपको करना क्या है कि उसमें लाने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली पहले साइन सी और साइन डी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में, है ना, पहले वाले पार्ट में भी आप साइन सी और साइन डी यूज करो। ठीक है, और दूसरे वाले पार्ट में भी आप साइन सी और साइन डी यूज करो। सॉल्व कर पाओगे सुप्रजीत? सुप्रजीत, क्वेश्चन नंबर 73 देखो, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, ऐसा कुछ है, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। देखो बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और इसी तरीके से साइन का दो टर्म और लिखा हुआ, मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, वो आप लिख लेना। करना क्या है बस मैं वो आपको बता दे रहा हूं, करना यहां पे बस यही है कि यहां पे देखो दो अलग अलग एंगल, कुछ भी एंगल को आप छोड़ दो, पहले देखो कि दो अलग अलग टर्म तो है ना, ये साइन का एक सिंगल टर्म है, साइन का एक सिंगल टर्म है, और ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है देखो प्रोडक्ट के फॉर्मेट दिया है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा के टर्म में दिया हुआ है। तो एडिशन से प्रोडक्ट में आप कैसे पहुंचोगे, CND यूज करना पड़ेगा, सिंपल सा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो हमें एक्चुअली में करना क्या है, दो दो का आप पेयर बना लो, इसका पेयर बनाओ, इसका पेयर बनाओ, इसमें CND यूज करो, इसमें CND यूज करो। ठीक है, CND यूज करके देखोगे कि इसमें से कुछ टर्म कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और उसमें फिर से एक बार और CND लगाना पड़ेगा, तभी आपका ये सिंगल टर्म जनरेट होगा। ठीक है, तो 73 इजी है, ट्राई करना फिर से। ठीक है, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो CND बस यूज करना है, CND यूज करो, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे हमें tan a प्लस बी प्लस सी के बारे में निकालना। ये छोड़ दो, जीपी जब करेंगे तब समझ में आएगा, अभी आपको एपी जीपी एचपी नहीं पता है शायद, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 रहने दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग बाद में करेंगे जब आपको एपी जीपी आएगा, है ना, सीक्वेंस सीरीज जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, यही क्वेश्चन मैं फिर से कहीं ना कहीं आपको डाल ही दूंगा, या तो आपको, है ना, करना क्या है, बस आपको करना बस यही है कि ऊपर में cos a प्लस सी आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, तो cos a प्लस सी और नीचे में cos a माइनस सी है, दोनों को आप क्या करो, पहले दोनों को आप ब्रेक कर दो। ठीक है, दोनों को आप क्या करो, ब्रेक कर दो, cos a प्लस बी और cos a माइनस सी से ऊपर में ब्रेक करके, और ट्राई करो कि उसको देखो, और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिया हुआ है टर्म, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में आपको cos b ट्वाइस b का टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप tan में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और उधर cos a प्लस बी अपॉन cos a माइनस सी का टर्म है। ठीक है, देखो आपको ये टर्म दिया हुआ है, cos ट्वाइस b इक्वल टू cos a प्लस सी अपॉन cos a माइनस सी। ठीक है, इसको आप ओपन करके लिख दो, ये क्या हो जाएगा, cos a cos c माइनस sin a sin c। ठीक है, डिवाइडेड बाय cos a cos c प्लस sin a sin c। क्या करो, ऊपर नीचे
कॉस ए कॉस सी से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन ए टेन सी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन सी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कॉस 2 बीटा है, कॉस 2 बीटा को मैंने 10 के टर्म में आपको लिखने के लिए बताया था, याद होगा आपको। कॉस 2 बीटा का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, याद होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको टेन ए टेन बी और टेन सी में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहां से क्या करना है आपको, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, टेन ए टेन बी टेन सी में टर्म मिलेगा और ये कंडीशन हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कंडीशन आ जाएगा टेन बी स्क्वायर इक्वल टू टेन ए इंटू टेन सी। ठीक है, जीपी का कंडीशन क्या होता है, अगर आपका ए बी सी जीपी में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ठीक है, 10th में अगर आपका एडवांस मैथ्स होगा तो आपको पता होगा, नहीं है तो ये कंडीशन अभी याद रख लो। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सुब्रजीत समझ में आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एपीजीपी वाला जितना पार्ट है वो सब पार्ट आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कंडीशन पता है तो आप अभी भी कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, 28, 30, 25 में हमें दिया हुआ है फिर से वही है ना, यहाँ पे एचपी का कंडीशन है। ठीक है, ये सब रहने दो, क्वेश्चन बाद में करोगे, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है तो बार बार मुझे सीक्वेंस सीरीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर बार। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, सीक्वेंस सीरीज वाले पार्ट में ये सब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 उसी तरीके से करना। ठीक है, बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन आपको बताया था, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ साइन 2 बीटा। ज्योमेट्रिक मीन आपको एएम जीएम में आपको बताया था। जीएम क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ही होता है। ठीक है, तो लिख लो, अगर यहाँ पे है ना, देख लो क्या दिया हुआ क्वेश्चन, साइन बीटा इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा। ठीक है, यही चीज है, मान लो कंडीशन लिख लो, अगर आप कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में करना। अगर ए बी सी आपका जीपी में है, ठीक है ना, और ए बी सी अगर आपके पास 3 नंबर है तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन हम क्या लिखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बस वही जीपी वाला ही कंडीशन है। ठीक है, वहां पे सीक्वेंस सीरीज में पढ़ेंगे तो अच्छे से आप इसको समझ पाओगे, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जीपी क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लो, अगर ये कंडीशन यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो तो कर लो। साइन बीटा मतलब बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो साइन बीटा इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, यानी कि यहाँ पे आपके पास साइन अल्फा है, यहाँ पे आपके पास कॉस अल्फा है और बीच में आपके पास क्या है, साइन बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंडीशन क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। बस इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर वो कॉस 2 बीटा वाला टर्म आपका आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना, एक बार देखना क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या डाउट आ गया, क्वेश्चन नंबर 30 में देखो हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 में अगर आप देखोगे आपके पास साइन a/2 का टर्म है। ठीक है, और साइन 5a/2 का टर्म है। ठीक ना, साइन a/2 है और साइन 5a/2 है। क्या करेंगे, पहली चीज तो आप ये सोचो कि क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 32 इंटू साइन a/2। देखो क्वेश्चन नंबर 30, 32 इंटू साइन a/2 इंटू साइन 5a/2, साइन 5a/2, और हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, कॉस a की वैल्यू दी हुई है कितना, 3/4। ठीक है, तो इसको हम बाद में यूज करेंगे, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस वाले पार्ट में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ, देख पा रहे हो क्या, इस वाले पार्ट में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। इस वाले पार्ट में देखो 2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके एंगल्स आपके पास डिफरेंट है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे,
2 sin a इंटू साइन बी, याद नहीं है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 sin a इंटू साइन बी क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, याद है? तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, सॉरी माइनस में आएगा, तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, देखो 16 इंटू कॉस ट्वाइस ए बन जाएगा और ये माइनस कॉस थ्राइस ए बन जाएगा। सॉल्व करना, ये इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना? और अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, कन्वर्ट कर पाएंगे? कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब देखो हमें cos a की वैल्यू दी हुई है, तो cos a को हम क्या करेंगे, cos a ट्वाइस a को cos a में कन्वर्ट करना आता है। कैसे करेंगे, 16 इंटू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos थ्राइस a का फॉर्मूला आपको पता है सिंगल एंगल में, है ना? वो वाला फॉर्मूला यहां पे लिखो और cos a की वैल्यू 3/a पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हो जाएगा? सुब्रजीत समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वाड्रेटिक वाले पार्ट पे। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक वाले पार्ट पे कि क्वाड्रेटिक वाले पार्ट में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था। तो क्वाड्रेटिक वाले पार्ट में आप लोग काफी कुछ देख चुके हो, रूट्स के बारे में समझ चुके हो, ठीक है, और बाकी चीजें आप समझ चुके हो कैसे कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कोफिशिएंट के साइन पे ये कैसे चेंज होता है। ठीक है, कोफिशिएंट का साइन जो होता है, कोफिशिएंट क्या है, मान लो कि हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक है, और y को मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, fx बोल रहा हूं। ठीक है, तो y इक्वल टू अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है, यहां पे क्या हमारा, ये a है, ये क्या है, b है, और ये क्या है, c है, और ये तीनों क्या कहलाता है, कोफिशिएंट्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है, लेकिन तीनों एक्चुअली में है क्या, कोफिशिएंट ही है। ठीक है, तो हम इस कोफिशिएंट के साइन पे देखो कि कैसे कैसे, अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है तो क्या हम इन तीनों कोफिशिएंट के साइन पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, और आपको ऑलरेडी पता है कि a का साइन आपको क्या बताता है कि अगर a का साइन अगर पॉजिटिव होता है तो कर्व आपका अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है ना। तो a अगर पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड, a अगर नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड। ठीक है, और a की वैल्यू ऑब्वियसली हम लोग जीरो नहीं लेते हैं, याद होगा आपको, क्योंकि जीरो ले लोगे तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो a का साइन तो हमें पता है कि एक्चुअली में a का साइन क्या होता है। ठीक है, तो ग्राफ को देखते ही आपको एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a है हमारे पास, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्राफ को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ग्राफ का a क्या है ना, ये वाला ग्राफ होगा या इस टाइप का ग्राफ होगा। और किसी पे हम कमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इससे हम रूट्स पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, इससे हम किसी और टाइप पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, बस ये क्या है, a पॉजिटिव है, इसका a क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, तो यहां पे बस आप कर्व के नेचर पे प्रिडिक्ट करोगे क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सॉरी अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या डिसाइड करता है, कर्व का शेप डिसाइड करता है। ठीक है, ये क्या डिसाइड करता है, शेप डिसाइड करता है। ठीक है, कि अगर आपका अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, क्या है, क्लियर है। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बी, जो है बी वाले पार्ट को हम लोग बाद में करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म पे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म एक्चुअली में ग्राफ के कौन से पॉइंट को डिनोट करता है, कांस्टेंट टर्म हमारा डिनोट करता है ना, कर्व, है ना, पॉइंट एट विच पैराबोला कट्स दी वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस को जहां पे कट होता है वही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सी होगा, है ना। तो ये ग्राफ आपका है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, 0, ठीक है, ग्राफ आपका किसी भी फॉर्मेट का हो फर्क नहीं पड़ता है, वाई एक्सिस को जहां पे कट करेगा वही पॉइंट हमारा क्या होता है, 0, होता है ना। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक और टर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट का, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में भी हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस
4AC, ठीक है। और डी हमें क्या देता है, डी हमें रूट्स के बारे में बताता है, ठीक है। ये किसके बारे में हमें प्रिडिक्ट करता है, ये हमें अबाउट रूट्स के बारे में बताता है, अबाउट रूट्स, ठीक है। रूट्स के बारे में कैसे बताएगा, डी अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रूट, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, है ना। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो क्या होता है, इसी को हम रिपीटेड रूट भी बोलते हैं, है ना। रिपीटेड रूट और इक्वल रूट भी बोलते हैं, है ना। तो इक्वल रूट अगर हो तो आपको ये वाला पार्ट भी यूज करना है। डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है तो क्या होता है, लेस देन 0 में इमेजिनरी रूट्स, है ना, इमेजिनरी रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए हम इस थर्ड केस को ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ग्राफ के टर्म में उसको समझने का ट्राई करते रहते हैं हमेशा, ठीक है। अगर इसको आप ग्राफ के टर्म में समझोगे, ठीक है, तो ग्राफ के टर्म में अगर आप समझोगे तो कैसा बनेगा, है ना। तो मैं 3 ग्राफ बना देता हूं और तीनों ग्राफ में आप डी की वैल्यू पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तीनों में आप क्या कर सकते हो, डी की वैल्यू पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। यहां पे देखो पहले वाले के लिए मैं डी क्या बोल सकता हूं, है ना, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है, यानी ये अगर इसको और डिटेल में मैं लिखूं तो ये क्या करेगा, कट्स दी ग्राफ, कट्स दी एक्स एक्सिस एट, है ना, कट्स दी एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, है ना। अगर डी पॉजिटिव होगा तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा। ये क्या करेगा, टचेस दी एक्स एक्सिस, है ना, और ये, है ना, नाइदर टच नॉर कट्स दी एक्स एक्सिस, नॉर कट्स दी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये अगर ग्राफ के टर्म में समझोगे, ये ऑलरेडी आपको पता है, तो बस मैं वैसे ही लिख दे रहा हूं। यहां पे देखो मैं डी के बारे में क्या बोल सकता हूं, इस वाले पार्ट में मैं बोल सकता हूं कि डी हमारा यहां पे पॉजिटिव होगा। कैसे पता चला, यहां पे मुझे 2 कट्स दिखाई दे रहे हैं एक्स एक्सिस पे, यहां पे ये टच कर रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं, डी इसका 0 होगा। यहां पे डी कट नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, तो मैं क्या बता पाऊंगा, इसका डी लेस देन 0 होगा। क्योंकि ये ग्राफ अपवर्ड है तो मैं ए पे भी कमेंट कर सकता हूं, ए पॉजिटिव होगा, इसके लिए भी ए पॉजिटिव होगा, इसके लिए भी ए पॉजिटिव होगा, ठीक है। ए क्या बताता है, ए हमारा ग्राफ का नेचर बताता है और शेप बताता है कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। साथ ही साथ मैं सी पे भी कमेंट कर सकता हूं, इस पर्टिकुलर कर्व के लिए सी क्या है, सी देखो ओरिजिन हमारा यहां पे है और सी वाई एक्सिस पे 0 से नीचे है, तो सी यहां पे मैं क्या बता पाऊंगा, सी लेस देन 0 होगा। यहां पे देखो ऑलमोस्ट कट ही कर रहा है, ठीक है, ग्राफ मैंने सिमेट्रिक नहीं बनाया, तो यहां पे मैं सी क्या बोल सकता हूं, सी इक्वल टू 0 है, क्योंकि वो ओरिजिन पे ही कर रहा है। इस वाले पार्ट में देखो सी यहां पे कट कर रहा है, ओरिजिन से ऊपर है, तो मैं क्या बता पाऊंगा, सी ग्रेटर देन 0 बता पाएंगे, ठीक है। तो ए सी डी पे कैसे कमेंट करना है वो चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम आते हैं बी वाले पार्ट पे, बी क्या बताता है, हम उस चीज को भी एक बार देख लेते हैं। तो बी कैसे डिसाइड होता है, बी आप कहां से निकाल पाओगे, बी आप प्योरली वर्टेक्स से निकलता है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बारे में देख लो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी, और ये आप कहां से हमेशा कैलकुलेट करोगे, है ना, ये कहां से आपको मिलेगा, ऑलवेज कम्स फ्रॉम दी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स के बारे में आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो अगर आपको बी के बारे में कुछ कमेंट करना है तो हमेशा आपको कहां पे जाना पड़ेगा, वर्टेक्स को देखना पड़ेगा कि वर्टेक्स कहां पे है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक ग्राफ आपको बना के दिखाता हूं, जैसे मैं ये ग्राफ ले रहा हूं, ठीक है, ये मैंने ग्राफ लिया, तो इस ग्राफ के बारे में अगर मुझे डिफरेंट क्वांटिटी पे कुछ कमेंट करना हो तो मैं क्या बोल पाऊंगा, पहली चीज तो मुझे डी पॉजिटिव दिख रहा है, हमें ए भी पॉजिटिव दिख रहा है, हमें सी भी पॉजिटिव दिख रहा है, क्लियर है।
ये तीनों चीजें हमें पॉजिटिव दिख रही है। हमें बी के बारे में ग्राफ देख के कुछ पता नहीं चल रहा है। क्लियर है? ग्राफ देख के मुझे बी के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो जब भी आपको बी के बारे में कुछ कमेंट करना है तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा? वर्टेक्स पे जाना पड़ेगा। और इसका वर्टेक्स के कौन सा है? ये वाला इसका वर्टेक्स है, सबसे लोएस्ट पॉइंट। और लोएस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2a, -d/4 है। तो वर्टेक्स का हमें कौन सा कोऑर्डिनेट चूज करना है? वर्टेक्स का हमें एक्स कोऑर्डिनेट चूज करना है। एक्स कोऑर्डिनेट फ्रॉम द वर्टेक्स, है ना। वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से आपको बी के बारे में पता चलेगा। तो यानी इस ग्राफ का जो एक्स एक्सिस पे कहीं पे वर्टेक्स होगा, ये पॉइंट का लोकेशन कितना होगा? -b/2a, 0। क्लियर है? तो जब भी आपको बी पे कमेंट करना है तो बी पे आप कैसे कमेंट कर पाओगे? बी पे कमेंट करने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -b/2a। और -b/2 से एक्स एक्सिस पे किस साइड है? पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड? तो देखो इस ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे है ना। तो ये कंप्लीट टर्म हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर है? ये कंप्लीट टर्म हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अगर ये कंप्लीट टर्म 0 है तो अब हम बी के बारे में कमेंट कर सकते हैं। कैसे कमेंट करेंगे? देखो ये कंप्लीट टर्म जो है ना, ये कंप्लीट टर्म हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। हमारे पास ए पे कंडीशन ऑलरेडी पता है, ए क्या है? पॉजिटिव है। तो ये टर्म देखो मेरा पॉजिटिव है, यहां पे मैं अलग अलग लिख रहा हूं। ये टर्म मेरा पॉजिटिव है, 2 हमें पता है ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, तो नीचे वाला टर्म तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब सोचो कि बी, और यहां पे देखो एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी पहले से है। तो अब मुझे बताओ कि बी का साइन क्या होगा कि कंप्लीट टर्म आपका क्या बनना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में कंप्लीटली पॉजिटिव टर्म है तो बी का साइन यहां पे नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये कंप्लीट टर्म आपका पॉजिटिव बन सकता है। क्लियर है? तो देखो मैंने किस तरीके से कमेंट किया बी के साइन पे। ठीक है, बी का साइन आप डायरेक्टली ग्राफ देख के कभी नहीं बता पाओगे कि इसका बी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हमेशा हमें कहां पे जाना पड़ेगा? वर्टेक्स पे जाना पड़ेगा। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है कि कैसे मैंने प्लॉट किया और कैसे मैंने बताया हर एक साइन? ठीक है, अब मैं कुछ कुछ ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं आपको। ठीक है, आपको हर एक ग्राफ के लिए ये ए बी सी डी सबका साइन आपको मुझे बताना है कि हर एक केस में साइन क्या होगा। किसी को इस पार्ट में डाउट है? बताओ कि अगर आपको कोई कोफिशिएंट के बारे में पूछे कि ये कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, तो हम बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? ये चीज मुझे बताओ। इसमें किसी को कोई डाउट है? बताओ। सौमिक, सुप्रजीत, किसी को कोई डाउट है? प्रिजा, किसी को कोई डाउट है? बताओ, किसी को कोई डाउट है इस वाले पार्ट में? क्लियर है सबको? ठीक है, किसी को कोई क्लियरिफिकेशन चाहिए किसी पार्ट में? चलो, है ना। तो अब आप क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिख लो, फ्रॉम द ग्राफ फाइंड दी और प्रिडिक्ट दी साइन ऑफ ए बी सी और कैपिटल डी। ठीक है, इस ए बी सी डी के बेसिस पे आपको ग्राफ, मैं यहां पे कुछ ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूं। इस ग्राफ के बेसिस पे आप मुझे ये चारों का साइन बताना कि क्या क्या साइन होगा। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ है आपके पास, ये इस टाइप का ग्राफ है। ठीक है, आप एक लाइन से मुझे सबके साइन बताते जाओ। ठीक है, ये देखो मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, पहले आपको ए का साइन लिखना है, फिर बी का साइन लिखना है, फिर सी का लिखना है और डी का लिखना है। ठीक है, आप प्लस माइनस करके आप इसी ऑर्डर में लिखो तो मुझे समझ में आ जाए कि ए का साइन कौन सा है, बी का साइन कौन सा है, सी का कौन सा है, डी का कौन सा है। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में मैं आंसर करूंगा। आप बस ए इक्वल टू प्लस, ए इक्वल टू, बी इक्वल टू माइनस ऐसे मत लिखो। बस प्लस माइनस जो आपको ऑर्डर आया बस वो ऑर्डर मेंशन कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि क्या है। ठीक है, तो लिखने में आपको टाइम लगेगा इसलिए मैं बस ये चीज कर रहा हूं। अब देखो दूसरा ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं, आप लोग एक एक ग्राफ प्लॉट करके साइन की वैल्यू निकालते जाओ और आंसर लिखते जाओ। ठीक है, बताना कि कौन सा पहला पार्ट क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आप लोग करके बताओ कि क्या होगा।
ये ऐसा मैंने प्लॉट किया, ठीक है, और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट का बताओ, फर्स्ट का प्लस माइनस माइनस प्लस चेक करते हैं, लिखते जाओ, मैं एक साथ सबका डिस्कशन कर देता हूं। आप लोग सेकंड ग्राफ देखो, जिसका फर्स्ट हो गया सेकंड पे काम करो। ठीक है, जिसका फर्स्ट हो गया सेकंड पे काम करना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कोई भी ग्राफ देगा, अब आपको कभी भी किसी के कोफिशिएंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। और कभी कभी डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, या आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि मुझे इसमें ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वहां पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हमें ग्राफ को प्लॉट करने के लिए क्या क्या कंडीशन की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो वहां पे हम इस चीज को और बेटर तरीके से समझेंगे, ठीक है। जहां पे आप क्वेश्चंस करोगे तो वहां पे आप देखना कि कैसे हम इस चीज को नेक्स्ट पार्ट में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको सारे ग्राफ का, मैं हर एक टाइप के ग्राफ को मैं टच कर रहा हूं कि ऐसा ऐसा ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। आप सोचो कि क्या क्या यहां पे लिख पाओगे, ठीक है। अब बस 5-6 क्वेश्चन करोगे, आपको कंप्लीटली आइडिया मिल जाएगा कि ग्राफ हमारा कैसा कैसा प्लॉट होगा, तो हम क्या आंसर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको इस टाइप के ग्राफ में कभी फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कोई ग्राफ पूछेगा तो आप फाइनली आंसर कर सकते हो, ठीक है। आप ये ध्यान रखना कि जो क्वाड्रेटिक होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक कर्व होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, सिमेट्रिक कर्व होता है। तो सिमेट्रिक कर्व होगा तो वहां पे आपका उस हिसाब से आपका आंसर आएगा, ठीक ना। तो सिमेट्रिक कर्व मैं कर्व सही से प्लॉट नहीं कर पा रहा हूं, तो आप लोग अपने हिसाब से सही तरीके से प्लॉट करना, ठीक है, सिमेट्रिक कर्व बनाना, ठीक है। तो वो सब आप देखते रहना कि कहां पे क्या हो रहा है, बस आपको ये चीज बताते जाना है कि कहां पे क्या कंडीशन होगा कि आप ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। 6th 7th, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और लिख लेते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, है ना, क्या क्या करना होता है। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। अगर आपको सब कुछ सही से क्लियर है तो इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत वाला कोई बात नहीं आएगा, ठीक है। कभी आपको लगे कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, लेकिन आपको सोचना ग्राफ के टर्म्स में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको दे क्वाड्रेटिक का, तो आप सोचो कि मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं, कुछ भी, है ना। जो जो कंडीशन आपको दिया होगा उस कंडीशन को आप यूज करो और देखो कि कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी, कुछ तो ग्राफ ऐसा होगा जो हम इसके रिलेटेड प्लॉट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा होगा, है ना। तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे अपना जैसा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखो ये 6-7 क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबके आंसर्स लिख रहा हूं, आप लोग मैच कराना। पहले वाले में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में ए तो पॉजिटिव है, ठीक है, तो मैं इसी ऑर्डर में आंसर लिख रहा हूं। फर्स्ट पॉजिटिव होगा, बी का साइन क्या होगा अभी मुझे नहीं पता, मैं सी का साइन तो बोल सकता हूं, सी हमारा नेगेटिव होगा और डी भी हमारा पॉजिटिव होगा, क्लियर है। बी के साइन के लिए मैं क्या बताऊंगा, बी मेरा यहां पे है -b/2 से, और ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ए मेरा पॉजिटिव है तो बी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से मेरा फर्स्ट का साइन जिसका प्लस माइनस माइनस प्लस आया सही है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस वाला जो है सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ए का साइन तो मुझे नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। बी का साइन वर्टेक्स से हम निकालेंगे, वर्टेक्स क्या होगा -b/2 से, है ना, और ये क्या होना चाहिए, ये किस तरफ है, एक्स एक्सिस के लेस देन साइड है, तो ये क्या होगा लेस देन 0, है ना। ए देखो आपका नेगेटिव है ना, ए नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों मिलकर पॉजिटिव बना देगा, तो बी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव ही होना पड़ेगा, क्लियर है क्या। बी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव ही होना पड़ेगा, है ना। ये चीज हम
लिख सकते हैं। तो बी हमारा नेगेटिव हो गया, ए बी सी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा दिख रहा है, और डी भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड वाले पार्ट में बताओ किसी को कोई डाउट है? देखो ए बी सी डी का साइन यहां पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखो मैं लिख दे रहा हूं, ए मेरा नेगेटिव है ना, और ए आपका लेस देन 0 होगा, बी आपका लेस देन 0 होगा, सी आपका ग्रेटर देन 0 होगा, और डी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। देखो सेकंड का सही है ना। ग्राफ देख के बस मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है। थर्ड वाले पार्ट में ए तो मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। डी मुझे नेगेटिव दिख रहा है, देखो डी मुझे नेगेटिव दिख रहा है, सी मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। और बी के लिए माइनस बी बाई ट्वाइस से कैलकुलेट करूंगा, माइनस बी बाई ट्वाइस से वर्टेक्स लेस देन 0 है, तो ये लेस देन 0। ए मेरा पॉजिटिव है ना, बी मेरा माइनस टाइम नेगेटिव बन जाएगा, और तो बी को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। चेक करके बताओ। थर्ड में देखो आंसर आपका ये आंसर है, ठीक है। सब लोग अपना आंसर मैच कराते जाओ। बी वाला समझ में नहीं आ रहा, कौन सा वाला? बी वाला समझ में, अच्छा किसी का बी समझ में नहीं आ रहा है। बी कैसे निकाले, यही तो बताया तुम्हें। बी आप डायरेक्टली ग्राफ देख के नहीं बता पाओगे। बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्टेक्स पे जाना पड़ेगा। जैसे पहले वाले में देखो वर्टेक्स कहां पे है, इस वाले पॉइंट पे वर्टेक्स होगा, और वर्टेक्स का भी कौन सा कोऑर्डिनेट खोजना है हमें? एक्स कोऑर्डिनेट देखना है। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? माइनस बी बाई ट्वाइस से। और देखो माइनस बी बाई ट्वाइस से वर्टेक्स कहां पे है? एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड में। इसका मतलब माइनस बी बाई ट्वाइस से क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। अब ये पॉजिटिव होने के लिए क्या क्या कंडीशन होगा? तो इस वाले में यहां पे हमारे पास ए है, और ए का साइन तो मैं ऑलरेडी पता कर चुके हैं कि पॉजिटिव है। तो अगर ए पॉजिटिव है और यहां पे एक माइनस साइन है, तो ओवरऑल अगर बी को आप भूल जाओ तो ये कंप्लीट साइन आपको क्या देगा? नेगेटिव साइन देगा। लेकिन हमें ओवरऑल साइन क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो बी के साइन को हमें क्या बनाना पड़ेगा? नेगेटिव बनाना पड़ेगा। सौमिक क्लियर हो रहा है? सौमिक क्लियर हुआ कि बी का साइन कैसे निकल रहा है ना। हर एक क्वेश्चन में देखो मैं वही कर रहा हूं। आपको जब भी बी का साइन निकालना होगा तो वर्टेक्स पे जाना होगा। तो यहां पे देखो सेकंड वाले के लिए मैं वर्टेक्स पे गया, वर्टेक्स में माइनस बी बाई ट्वाइस से है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका कहां पे? यहां पे कहीं लाई करेगा। ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब लेस देन 0 होगा, ठीक है। लेस देन 0 होगा। ए आपका ऑलरेडी नेगेटिव है ना। तो यहां पे देखो ए आपका ऑलरेडी नेगेटिव है, और ये कंप्लीट पार्ट आपका क्या बन जाएगा? ए नेगेटिव ये नेगेटिव दोनों मिलकर पॉजिटिव बना देगा। तो बी का साइन क्या होना पड़ेगा कि पूरा ओवरऑल नेगेटिव हो जाए? तो बी के साइन को नेगेटिव होना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? थर्ड वाले पार्ट में मैं फिर से वर्टेक्स पे जाऊंगा। वर्टेक्स माइनस बी बाई ट्वाइस से क्या होना चाहिए? लेस देन 0। ए आपका पॉजिटिव है, तो ये कंप्लीट पार्ट आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। सॉरी, ए आपका पॉजिटिव है, हमें कंप्लीट पार्ट क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। थर्ड वाले पार्ट में देखो बी गलत साइन निकला है, बी वाला देखो क्या निकलेगा यहां पे। तो थर्ड वाले पार्ट में देखो फिर से मैं कर रहा हूं थर्ड वाला पार्ट। देखो बी यहां पे कैसे निकालेंगे? माइनस बी बाई ट्वाइस से, है ना। तो माइनस बी बाई ट्वाइस से क्या होना चाहिए? हमारा नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो नेगेटिव होना चाहिए। ए हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये मेरा पॉजिटिव है, और ये कंप्लीट साइन मुझे क्या दे देगा? नेगेटिव दे देगा। और ओवरऑल हमें क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। तो बी के साइन को मुझे क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो यहां पे थर्ड वाला सही कर लो, बी यहां पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सबको समझ में आया? थर्ड वाला सही कर लो, थर्ड वाले में बी क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ में देखो, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में देखो डाउनवर्ड है, तो ए तो हम नेगेटिव बोलेंगे। एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो डी हम क्या बोल देंगे? नेगेटिव बोल देंगे। वाई एक्सिस को नेगेटिव साइड कर रहा है, तो सी भी हम नेगेटिव बोल देंगे। वर्टेक्स इसका कहां पे है? पॉजिटिव साइड है, तो माइनस बी बाई ट्वाइस ए क्या होगा? यहां पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। ए का साइन क्या है? नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या दे देगा? ये कंप्लीट साइन पॉजिटिव दे देगा। तो बी को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये समझ में आया किसी को क्या? फोर्थ वाला देखो, बाकी आप लोग खुद से मैच कराओ। देखो किसी में कुछ अगर गलत हो रहा है तो बताना मुझे।
खुद से मैच कराओ, देखो कि किसी पार्ट में अगर कोई कहीं पे मैंने गलती किया तो बताना आप, ठीक है। फिफ्थ वाले पार्ट में देखो ए मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, सी मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, सॉरी सी यहां पे मुझे 0 दिख रहा है क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, तो सी 0 हो गया। डी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो डी तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। बी पे आते हैं, बी के लिए वर्टेक्स चेक करना पड़ेगा, माइनस बी बाई ट्वाइस से क्या होना चाहिए, लेस देन 0, क्यों, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो देखो ए हमारा पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलके कंप्लीट क्या कर देगा, नेगेटिव साइन दे देगा, तो बी के साइन को यहां पे क्या होना पड़ेगा, बी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ओवरऑल आपका नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर है। फिफ्थ, सिक्स्थ में आते हैं, अप टू फिफ्थ तक में किसी को डाउट है बताओ, अप टू फिफ्थ तक में किसी को डाउट। यहां पे मुझे डाउनवर्ड है तो ए नेगेटिव होगा, सी यहां पे नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव साइड में कट कर रहा है, डी यहां पे 0 होगा क्योंकि टच कर रहा है, ठीक है। वर्टेक्स पे आते हैं, माइनस बी बाई ट्वाइस से, माइनस बी बाई ट्वाइस से एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है ना, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये लेस देन 0 होगा, है ना, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 होगा, तो ये लेस देन 0 हो गया। ए हमारा ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है, तो ये देखो ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देगा, ठीक है, तो बी के साइन को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहां पे देखो इस टाइप से हम साइन निकाल पा रहे हैं। क्लियर है। सेवेंथ में आते हैं, मुझे ग्राफ अपवर्ड दिख रहा है तो ए तो मैं पॉजिटिव बन सकता हूं, वाई एक्सिस को ऊपर कट कर रहा है तो सी भी पॉजिटिव होगा, टच कर रहा है तो डी की वैल्यू 0 हो जाएगी। बी निकालने के लिए फिर से मैं वही कंडीशन यूज करूंगा, माइनस बी बाई ट्वाइस से क्या होना चाहिए, लेस देन 0, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में है। देखो ए मेरा ऑलरेडी पॉजिटिव निकल चुका है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव मिलके क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा, तो बी का साइन मैं क्या ले लूंगा, पॉजिटिव ले लूंगा। क्लियर है। तो बी का साइन आपको डायरेक्टली ग्राफ से पता नहीं चलेगा, आपको वर्टेक्स के थ्रू ही उसको समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आता हूं एट्थ वाले पे, अपवर्ड दिख रहा है तो पॉजिटिव बोल सकता हूं, नेगेटिव साइड कट कर रहा है वाई एक्सिस को तो डी लेस देन 0, सी लेस देन 0 हो जाएगा। 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो डी मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। वर्टेक्स पे आ जाते हैं, माइनस बी बाई ट्वाइस से इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे होगा, है ना, तो माइनस बी बाई ट्वाइस से क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। ए मेरा देखो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव और ये मिलके क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा, है ना, तो बी का साइन में क्या ले लूंगा, बी का साइन में लेस देन 0 ले लूंगा। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट, यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट। सारा क्वेश्चन मैंने सबका आंसर लिख दिया। आप लोग एक बार फिर से क्या करना, इसी टाइप के ग्राफ को खुद से प्लॉट करना, किसी भी टाइप का आप ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है, और उसमें देखो कि एबीसी का साइन आप खुद से कैसे प्लॉट करोगे, ठीक है। 8 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कर दिया क्लास में, तो आप इन सारे क्वेश्चन को फिर से खुद से ट्राई करना, ठीक है। और किसी वाले पार्ट में कोई डाउट होता है, किसी का कुछ लगे कि आपका कुछ और आ रहा है, मेरा कुछ और आया था, तो एक बार नेक्स्ट क्लास में मुझे फिर से बता देना, ठीक है, उसको मैं फिर से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट्स का साइन वाला पार्ट था कि कोफिशिएंट का साइन कहां से कैलकुलेट होता है ना, डी कैसे निकलता है, सी कैसे निकलता है, बी कैसे निकलता है, ए कैसे निकलता है, वो सब कुछ हमने यहां पे देखा, ठीक है। तो ये आपको अब क्लियर हो रहा है। यहां पे किसी को कोई डाउट है इस वाले पार्ट तक में, बताओ किसी को कोई डाउट, यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट, किसी को किसी पार्ट में कोई डाउट, सबका क्लियर है। सौमिक, सुप्रजीत, प्रिजा, किसी को कोई डाउट इस वाले पार्ट में, सबको क्लियर है, ठीक है। तो यहां तक आज हम लोग रख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो बस आप लोग इसी चीज को लेकिन रिवाइज करते जाओ, ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन इसके आएंगे, क्वेश्चन क्योंकि आपके बुक में है नहीं ऑलरेडी, है ना, तो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं है क्वाड्रेटिक का, जो जिस तरीके का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सब जेई वाले पैटर्न में है, तो वहां पे आपको जब शीट मिलेगा तो वो कर सकते हो, या जिन लोगों ने जेई से रिलेटेड बुक खरीद लिए हैं, ठीक है, वो लोग वहां से भी क्वेश्चंस वगैरह देखना शुरू कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, लेकिन एक बार खत्म होने दो तो फिर आप ट्राई करना, ठीक है। जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है वो लोग
जिन लोगों के पास बुक्स हैं कुछ, है ना, ऑलरेडी जिन लोगों ने जेई वाला बुक खरीद रखा है, तो वो सब बुक्स वगैरह आप लोग देखना, ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो आपका जेई वाला शीट है ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 3 हम लोग कर रहे थे, अप टू 30 तक मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था करने के लिए, है ना, तो 30 तक शायद आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। तो 30 तक हो गया। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन यानी अप टू 55, ठीक है, 55 और 10 क्वेश्चन और है, तो 66 तक भी ट्राई करने का, लेकिन 55 तक हम लोग करेंगे। 66 तक में किसी को कोई डाउट हो तो वो बताना मुझे, ठीक है, क्योंकि अभी आपको और कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री करना है, तो आप 25 से ज्यादा क्वेश्चन भी ट्राई करो, है ना, तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करना, जो आपका पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 3 आपको कंप्लीट करने का ट्राई करना है, ठीक है। 25-30 क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आप ट्राई करो, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का, ये ट्रिगोनोमेट्री वाला शीट है जेई वाला, तो ये वाला पार्ट आप लोग कंप्लीट करना, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा तब फिर इसके कुछ पार्ट और बाकी है पैराबोला के, तो वहां पे वो जब कंप्लीट होगा तो फिर आपको पैराबोला के भी शीट मिल जाएगा, तो आप उसके क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। बाकी धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस आपको क्लास में भी देते जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आज बस ये ग्राफ वाला पार्ट था, आप लोग खुद से भी किसी भी टाइप का क्वाड्रेटिक ग्राफ प्लॉट करो, है ना, कॉपी पे, और देखो कि उसमें एबीसी आप सही से कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। किसी पार्ट में कैलकुलेट करने में डाउट आ रहा हो तो फिर मुझे भेजना, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोग आज रख रहे हैं, फिर आप लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको पार्ट 3 वाला जेई शीट आपको कंप्लीट करना है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।